जिंदगी एक बेहद हसीन ख्वाब के मानंद है। कई खुशियों, हैरानियों और परेशानियों के बाद भी उम्मीद बंधी रहती है कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा, और हम सब इसी उम्मीद में लगे रहते हैं कि हम अपना कल बेहतर बना सकें। तभी तो निदा फाजली साहब, जो मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा है, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। जी हाँ, जिंदगी इसी का नाम है। कभी आंसू हैं, कभी खुशियाँ हैं, कभी गम हैं, तो कभी बहुत सारी खुशियाँ हैं। लेकिन ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है और आप हमसे यूं ही मिलते रहते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। दर्शकों, हमारे देश की एक ख़ास बात है कि हम सब सबसे पहले भारतीय हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो, संप्रदाय से हो या जाति से हो, लेकिन हम सब की पहली माँ है हमारी भारत माँ। इस भारत माता में कई वीर लोगों ने जन्म लिया है, कई महापुरुष यहाँ पैदा हुए हैं, जिन्होंने न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया का नाम रोशन किया है। कई नए काम किए हैं, कई नई पहल की है। एक ऐसी ही भारत की बेटी है, या ये कहें भारत की कृति है, वो कृति जो भारत माता ने बनाई, तभी तो उनका नाम ही डॉक्टर कृति भारती है। जी हाँ, भारत की एक ऐसी बेटी जिसकी कोशिश है कि देश में बदलाव लाया जाए, वो बदलाव, वो उत्थान समाज का हो, समाज की एक नई दिशा हो। और आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर कृति भारती मौजूद है, तो चलिए उनसे सबसे पहले मिलते हैं। नमस्कार कृति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी के इस मंच पर। घनीसा कहते हैं ना कि एक ऐसा मुजस्समा, कृति यानी एक ऐसा सृजन जिसे भारत माता ने बनाया है देश में बदलाव के लिए, और यही वजह रही कि आपके बदलाव ने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में आपके नाम का शोर कर दिया। सबसे पहले जानेंगे, जोधपुर में पैदा हुई उस छोटी सी कृति का जन्म कैसा था और उसके जन्म की कहानी कैसी थी, वो आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। जन्म लेने से पहले ही जिंदगी में संघर्ष आ गए जी। जन्म लेने से पहले ही मेरे पिता ने मुझे अबैंडन कर दिया था। मेरी ज़िंदगी पूरी 360 डिग्री पे चेंज हुई है। एक समय ऐसा था कि मैं विक्टिम थी, फिर मैं सर्वाइवर बनी, और आज मैं हज़ारों बच्चियों की सेवियर हूँ। जब पिता ने मुझे अबैंडन किया तो कोई रिश्तेदार नहीं चाहता था कि मेरा जन्म हो, सब चाहते थे कि मेरी मदर की सेकंड मैरिज हो। ऐसे में सब चाहते थे कि मेरी मदर का अबॉर्शन हो जाए। उस समय जो अबॉर्शन का टाइम है वो निकल गया। आपको मेरी ज़िंदगी में जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये जो पंक्ति है ये हर बार देखने को मिलेगी, और शायद ये पंक्ति मेरे लिए ही बनी है। अबॉर्शन का पीरियड निकल गया क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि मैं इस धरती पर आऊँ और कुछ ऐसा करूँ जो बदलाव लाए, जो उन शोषित बच्चियों की आवाज़ बने। तो उसके बाद भी संघर्ष ख़त्म नहीं हुए। मेरा जन्म बहुत मुश्किलों से हुआ। मैं एक सतमासी बच्ची हूँ। मेरी मदर डिस्ट्रेस में चली गई और मैं उनके गर्भ में चिपक गई, और पूरा एक फिल्मी सीन था कि या तो माँ को बचाओ या बच्चे को बचाओ। लेकिन डॉक्टर्स के प्रयासों से मैं इस धरती पर आई। जन्मने के बाद भी मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। देयर वॉज अ फिज़िकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, बहुत कुछ मैंने देखा, और शायद उनको शब्दों में पिरो पाना आज भी मेरे लिए मुश्किल है कि मैंने पिता से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड गालियाँ खाई हैं, बिना मतलब मार पिटाई देखी है। लेकिन ये संघर्ष भी कम था। संघर्ष तब बढ़ा जब 10 साल की उम्र में मुझे जहर दे दिया गया। अच्छा। उस जहर का असर ये हुआ, फिर से मैं वही कहूँगी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, पर मैं मरी नहीं उस जहर से। और उस जहर का असर ये हुआ कि मैं एक ज़िंदा लाश हो गई और मैं बेड रिडन हो गई। मैं बिल्कुल बिस्तर पे आ गई। कितना वक्त था जब आप बिल्कुल बिस्तर पर रहीं, और कितनी कठिन परिस्थिति थी, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी माता जी के लिए ख़ास तौर पर वो वक्त बहुत टफ होगा। मुझे लगता है कि मेरी माँ के प्रयास ही थे कि मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ और आज कुछ ऐसा बदलाव लेकर आ पा रही हूँ। 2.5 साल मैं बिस्तर में रही। उस दौरान मेरी माँ ने बहुत प्रयास किए कि मैं किसी तरह से ठीक हो जाऊँ। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब कुछ ट्राई किया,
बट डायग्नोसिस तो दूर की बात है, असेसमेंट ही नहीं हो पा रहा था कि मुझे हुआ क्या है। फिर अब मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने मुझे रैकी चिकित्सा से ठीक किया। भिलवाड़ा में उनका आश्रम है, स्वर्गीय ब्रह्मानंद परमहंस उनका नाम है। उन्होंने मुझे 9 महीने लगातार रैकी दी और उस दौरान काफ़ी लोगों ने उनके साथ मिलकर मुझे रैकी चिकित्सा दी और उस रैकी चिकित्सा का असर ये हुआ कि मैं फिर से 9-10 महीने बाद, शायद एक तरह से 9 महीने के बाद मेरा फिर से पुनर्जन्म हुआ। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता आपको अपनी ज़िंदगी का पहला कदम याद होगा, या जो दर्शक आज मुझे सुन रहे हैं उनमें से किसी को अपनी ज़िंदगी का पहला कदम याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है। 12 साल की उम्र में मैंने फिर से चलना सीखा, फिर से बैठना सीखा, फिर से गोडालिया चल के अपने घुटने छीले हैं, फिर से वॉकर से चली हूँ। एक तरह से अपनी ज़िंदगी की फिर से नई शुरुआत हुई। और जब शुरुआत हुई तो उसको मैंने पूरी तरह से नई शुरुआत बनाया। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे क्रांतिकारी कदम उठाया और मैंने अपना सरनेम चेंज कर लिया। बिल्कुल। ये क्या रीज़न रहा कि भारती मतलब भारत की बेटी, और कहा जाता है ना कि हमारे देश में हर कोने में, हर शहर में, हर प्रांत में अलग अलग नाम, उपनाम जुड़े हुए होते हैं। भारती जोड़ने की क्या प्रेरणा रही और क्या मकसद था आपका? मैं हर चीज़ से ऊपर उठ जाना चाहती थी, जाति, धर्म, पिता, हर चीज़ से मैं एक अलग दुनिया, एक अलग ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। और शुरुआत के लिए जब मैंने मेरे गुरुदेव से कहा कि मैं अपना सरनेम चेंज करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे भारती नाम से अलंकृत किया और उन्होंने मुझे उस दिन कहा था कि तुम अब से भारत की बेटी हो, भारती हो, सरस्वती हो, और जो कृति नाम है तुम उससे नई रचना करो, अपने जीवन को नए तरीके से देखो। और मैंने कोशिश की कि वापस अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूं। सरनेम चेंज करने के बाद फिर से मेरी मदर की प्रेरणा से माँ ने मुझे प्रेरणा दी कि तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो। तो मैंने 4th स्टैंडर्ड से सीधा 10th स्टैंडर्ड जंप किया, क्योंकि इतने साल बीच का गैप हो चुका था, तो वो संभव नहीं था कि मैं फिर से 4th स्टैंडर्ड के बाद कंटिन्यू कर पाती। तो एक तरह से एक अलग ही दुनिया थी, साइंस की अलग दुनिया थी, मैथ्स की अलग दुनिया थी, इंग्लिश की अलग दुनिया थी। हिंदी हमारे लिए फिर भी आसान होती है क्योंकि हम हिंदी माहौल में पले बड़े होते हैं। आज मेरे पास 7 डिग्रियां हैं। मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और एडवोकेट भी हूँ। मैंने PhD PDF किया है साइकोलॉजी में, उसके अलावा LLB LLM किया है। लेकिन ज़िंदगी की सबसे बड़ी मार्कशीट 10th की मार्कशीट है, क्योंकि उसे हासिल करने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की। 16 से 18 घंटे मैंने उस पढ़ाई की है और टाइम टेबल बना के पढ़ाई की है कि मैं उस चीज़ को हासिल कर सकूं। मैं इस बात को मानती हूं कि पढ़ाई छूटने के बाद बहुत मुश्किल है वापस पढ़ाई स्टार्ट करना। बिल्कुल। लेकिन मैंने उस फर्स्ट चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और उस चैलेंज को सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको एक तरह से कॉन्कर भी किया, जीता है। 10वीं पास करने के बाद फिर से पढ़ाई शुरू की, और पढ़ाई शुरू करने के बाद पहले खुद को सशक्त किया और अब दूसरी बच्चियों को सशक्त कर रही हूँ। यहाँ एक बात खास तौर पर मैं जोड़ना चाहूँगी कि जीवन में हर व्यक्ति के एक अहम रोल होता है माता पिता के बाद गुरु का, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु आपको स्कूली शिक्षा दे रहा हो। जैसे आपके जीवन के अंदर भी गुरु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो गुरु आपकी माँ भी हो सकती है, आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं, मगर वो आपको एक नई दिशा देते हैं। आपके नज़र के अंदर वो गुरु का महत्व कितना ज़रूरी है? मुझे लगता है गुरु आपको ना सिर्फ गाइड करते हैं, वो आपके अंदर की नेगेटिविटी भी दूर करते हैं। बिल्कुल। आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मेरे लिए गुरु के रूप में मैंने एक नहीं बहुत व्यक्तियों को पाया। माँ तो गुरु है ही, उन्होंने जीवन में लड़ना सिखाया है, विरोध करना सिखाया है, शोषण का अंत करना सिखाया है। उसके अलावा गुरुदेव जिन्होंने मुझे ठीक किया, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि खुद की परवाह किए बगैर आप कैसे दूसरों की ज़िंदगी बचाओ। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया, उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। उन्होंने इतना मेरे लिए संघर्ष किया कि उन्होंने अपनी परवाह नहीं करते हुए मुझे बचाया। तो वो मैंने उनसे सीखा कि हम खुद की परवाह किए बगैर कैसे दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा मेरे जो स्कूल टीचर्स थे,
क्योंकि जब मैंने 4th से 10th जंप किया उसके बाद मुझे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ऐसा इंक्लूड किया कि मैं आज मंच पे भी अपना भाषण दे पाती हूँ। उन्होंने मुझे इस तरह से एक तरह से तराशा है कि मैं आज अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाती हूँ। सही चीज़ है, एक गुरु ही है जो आप में एक सही बदलाव ला सकता है। और एक बहुत अच्छी बात जो आपसे जानी कि कहीं ना कहीं अपने लिए तो सभी ज़िंदगी जीते हैं, अपने लिए बेहतर सभी करते हैं, अपने परिवार के लिए सब अच्छा करना चाहते हैं जो हमसे जुड़े लोग होते हैं, लेकिन समाज में अनजान लोगों के लिए कुछ बेहतर करना, उनके जीवन को सुधारना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है और एक ख़ास बात होती है। और यही इंसान एक आम शख्स से शख्सियत तभी बनता है जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कुछ बेहतर कर रहा होता है। इसी पहल में एक ऐसी बच्ची जिसने टफ परिस्थितियाँ झेली, बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों के साथ गुजरा, उसने कोशिश की उन बच्चियों के जीवन को बदलने की जो कहीं ना कहीं कुरीतियों के शिकार हो रही थी। वो पहला केस क्या था और कैसे आपके पास आया जब आपने सोचा कि नहीं, ये बाल विवाह एक कुप्रथा है, इसके खिलाफ मुझे आगे आना चाहिए और समाज में इसे कैसे मुझे मिटाना चाहिए, और उन बाल विवाह को निरस्त करने की पहल कैसी थी? सबसे पहले आपसे वो पहला वाक़या जानना चाहेंगे। देखिए, जब मैंने साइकोलॉजी ऑप्ट किया तो मैं कुछ एनजीओज़ के साथ जुड़ के काम करने लगी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं खुल के काम नहीं कर पा रही हूँ, फ्रंट पे बैटिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके चलते सारथी ट्रस्ट की स्थापना हुई और उस दौरान मैं हर मुद्दे पे काम कर चुकी थी। ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिस पर मैंने काम नहीं किया। बाल विवाह से लेकर बाल श्रम, यौन शोषण, मिसिंग बच्चे, HIV, काउंसलिंग, मैंने ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर काम नहीं किया। लेकिन बाल विवाह मेरे लिए एक ऐसा मुद्दा था जो अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले से चला आ रहा है और जिसको अभी तक सही रूप में डील नहीं किया गया। तो इस दौरान 2012 में मेरे पास एक बच्ची आई, उसका 1 साल की उम्र में बाल विवाह हो चुका था। अच्छा। और उसके गौने का समय था कि उसको विदाई करके ससुराल भेजना था। ऐसे में वो नहीं चाहती थी कि उस ससुराल में जाए, उसके पर्सनल रीजंस थे कि वो नहीं चाहती थी। तो उसने मुझे आकर कहा कि आप मेरा गौना रुकवा दीजिए। मेरे लिए गौना रुकवाना आसान था, लेकिन सवाल ये था कि अभी अगर गौना रुकवाया तो 5-6 महीने बाद फिर से ससुराल वाले आएंगे कि ससुराल भेजिए, अब बच्ची बड़ी हो गई है। तो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं था और मैं डिवोर्स में ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि डिवोर्स, तलाक अपने आप में एक दूसरा सोशल स्टिग्मा है। तो मैंने उस समय बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, लॉयर से, मजिस्ट्रेट से, काफ़ी रिसर्चेस देखी कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि हम बाल विवाह से मुक्त हों। तो मुझे समझ में आया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह कैंसिल कराया जा सकता है जी। लेकिन ये बिल्कुल वैसा था क्योंकि किसी ने अभी तक पहले करवाया नहीं। तो ऐसे में सबके लिए वो वाली सिचुएशन थी कि ताजमहल या स्वर्ग तो आपको किसी ने बता दिया कि इस दुनिया में है, स्वर्ग तो है, लेकिन स्वर्ग तक जाने का रास्ता, जिंदा कैसे जाएं वहाँ तक, वो पता नहीं था क्योंकि कोई गया ही नहीं, किसी ने कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे में मैंने बहुत सारी चीज़ें की। जैसे आप एक अंधेरे कमरे में घुसते हैं तो आप सारे प्लग्स ऑन कर देते हैं, कुछ फेल्ड होते हैं, कुछ सक्सीड होते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की और देश का पहला बाल विवाह निरस्त हुआ। अब तक हमेशा ऐसा होता आया कि सिर्फ बाल विवाह रुकवाने की बातें होती थी, उन बच्चों के बारे में किसी ने नहीं सोचा जो बच्चे बाल विवाह पीड़ित थे, जो बच्चे बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। तो एक तरह से जब मैं बाल विवाह निरस्त की बात करती हूँ तो मेरे चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है। और आप यकीन मानिए, ये स्माइल मेरी नहीं है, ये स्माइल उन बच्चियों की है जो बाल विवाह की बेड़ियों से आज़ाद हुए। बिल्कुल। और क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि बाल विवाह कैंसिल हुआ तो इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। CBSE बोर्ड ने मेरी इस मुहिम को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। मेरे नाम पे भी 9 इंटरनेशनल, नेशनल रिकॉर्ड्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स, अचीवमेंट्स मुझे मिल चुके हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे करीबी कौन सा अवार्ड है, तो मैं बताना चाहूँगी मैं अब तक 52 बाल विवाह निरस्त करवा चुकी हूँ। बहुत खूब। 2100 बाल विवाह होने से पहले रुकवा चुकी हूँ। 25,000 महिलाओं और बच्चों का पुनर्वास कर चुकी हूँ
और 50,000 लोगों को बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलवा चुकी हूँ जी। ये जो आंकड़े हैं ये मेरा सही अवार्ड और अचीवमेंट है। मैंने कोशिश की है एक बदलाव लाने की। मैंने कोशिश की है कि राजस्थान जहाँ बदनाम था कि यहाँ सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, उस राजस्थान में पहला बाल विवाह भी निरस्त करवाया और आज वो राजस्थान सारे राज्यों के कंपैरिजन में सबसे ऊपर खड़ा है जहाँ सबसे ज़्यादा बाल विवाह निरस्त हुए हैं, बाल विवाह की बेड़ियाँ टूटी हैं। कृति जी, अचीवमेंट जब हम हासिल करते हैं ना, उन्हें चंद लम्हों में बयां कर सकते हैं, लेकिन जो वक्त होता है, सफ़र होता है, वो सफ़र वो जब आप उन परिस्थितियों को झेल रही होती हैं जहां आपको सामाजिक तौर पर भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि लगता है कि शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। जब आप ये पहला केस सॉल्व कर रही थी, जब ये पहली कोशिश थी, और जाहिर सी बात है पहला कानून था, एक नई शुरुआत थी, और उस एक नई शुरुआत को करने में वक्त बहुत लगता है, परिस्थितियां बहुत सारी आती। किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस हिम्मत से उन्हें जीती? देखिए, सिर्फ पहला केस ही नहीं, मैं अब तक भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करती हूँ। बाल विवाह को मैं हथौड़ा मार रही हूँ जी। और उसको पूरी तरह से ख़त्म करने पे लगी हुई हूँ। मतलब मैं अगर अपना परिचय देती हूँ तो मैं भी ये कहती हूँ कि मैं बाल विवाह को जड़ से उखाड़ने में लगी हुई हूँ। तो उसके लिए क्योंकि ये हमारे रूढ़ियों में बसा हुआ है, हमारी ये ऐसी रीति बन चुकी है, कुरीति बन चुकी है कि वो अंदर तक बसा हुआ है। और जब आप किसी कुरीति पे प्रहार करते हो तो पहला केस ही क्या, आज तक भी मुझे धमकियों का सामना करना पड़ता है, हमले भी हुए हैं। उसके अलावा लॉ फ्रेम में भी काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं मिलता, धमकियां, हमलों के अलावा वो बच्चियां जो बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, जब वो कहती हैं कि हम बाल विवाह नहीं रखना चाहते, तो उनके खिलाफ जाति पंच खड़े हो जाते हैं। उन बच्चियों को अपने जाति से बाहर निकाल दिया जाता है, उनकी पूरी फैमिली को जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे में फैमिली जाति बाहर होना नहीं चाहती तो वो अपनी बेटियों का साथ छोड़ देती हैं। उस मोमेंट पे उस बच्ची का लाइवलीहुड, एजुकेशन, शेल्टर, सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। यानी एक तरफ तो जस्टिस का काम करना है, एक तरफ से उसको न्याय दिलाना है, दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी भी संभालनी है, उसको वापस रिहैबिलिटेट करना है, उसको समाज में, परिवार में वापस रिहैबिलिटेट करना है। तो जो मेरी एजुकेशन है, लॉ के ज़रिए मैं उनको न्याय दिला रही हूँ और साइकोलॉजी के ज़रिए उनको काउंसलिंग और रिहैबिलिटेट कर रही हूँ। तो शायद यही वजह रही कि आपने कहते हैं ना कि जिस काम को हम कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास उसकी शिक्षा होती है तो हम उसे बेहतर ढंग से कर पाते हैं, क्योंकि शिक्षा के ज़रिए ही एक प्रॉपर ज्ञान मिलता है। यही वजह रही आपकी लॉ करने की और साइकोलॉजी के अंदर? बिल्कुल, मैंने वो शिक्षा अर्जित की जो मेरे काम के लिए बहुत ज़रूरी थी और मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे अभी और 2-3 डिग्रियाँ लेनी है। इस समय मेरे पास 7 डिग्रियाँ हैं। और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूँगी, मेरे पास जितनी लड़कियाँ आती हैं, बेटियाँ आती हैं, उनका पहला सवाल होता है कि आप फ़ीस क्या लोगे। तो मैं उनको कहती हूँ फ़ीस तो लगेगी लेकिन मॉनेटरी फ़ीस नहीं लगेगी, पैसे की फ़ीस नहीं लगेगी, आपको फ़ीस के रूप में वापस पढ़ाई शुरू करनी होगी। बहुत अच्छी बात तो है। आप जहाँ से भी ड्रॉप आउट हुए हैं वहाँ से आपको पढ़ाई शुरू करनी होगी। फिर वो कहती हैं कि हम अब नहीं पढ़ सकते क्योंकि एक बार पढ़ाई छूटने के बाद वो ले नहीं बैठती। फिर मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरिट में आइए, मैं ये भी नहीं कहती कि आप डिस्टिंक्शन मार्क्स लाइए, मैं ये भी नहीं कहती कि आप पहली बार में पास हो जाइए। टाइम लीजिए, 2-3 बार अटेम्प्ट दीजिए, लेकिन आप पढ़ाई कीजिए। एजुकेशन का मतलब डिग्री लेना नहीं है, एजुकेशन का मतलब खुद में विकास करना है। और मेरा ये बहुत स्ट्रांगली बिलीफ है कि अगर आप एम्पावर्ड नहीं हैं, अगर भारत ही नहीं किसी भी देश में हैं आप महिला हैं और अगर आप एम्पावर्ड नहीं हैं, आप एजुकेटेड नहीं हैं, तो आप एक शोषण से तो निकल जाएंगे, कोई ना कोई बचाने आ जाएगा, लेकिन दूसरे शोषण में आप लिप्त हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेटेड हो, एम्पावर्ड हो। करियर बनाना है या नहीं, नौकरी करनी है या नहीं, ये आपका डिसीजन है, वो आपके ऊपर है, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मुझे
मुझे आज एजुकेशन ने ही तराशा है। आज मैं उस एजुकेशन के दम पे ही दूसरी बच्चियों को बचाने में सक्षम हो। बहुत सही बात कही है आपने, शिक्षा बेहद ज़रूरी है और यही वजह रही है कि हमारी सरकार जो है समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम चलाती है जहां बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही होती है, ताकि कहीं ना कहीं वो शिक्षित हो सकें और जो शिक्षा छूटी है वो भी पूरी कर सकें। कई ऐसे NGOs हैं, सबसे पहले सरकार की पहल है, मुफ्त शिक्षा के ज़रिए बालिका शिक्षा खास तौर पर दी जा रही है ताकि बच्चियों की शिक्षा पूरी हो सके। और जहाँ तक आपने बात की कि कोई ना कोई कौशल होना चाहिए, बच्चों को कुछ आना चाहिए, उसके लिए भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं जिसके तहत बच्चे जो हैं वो स्वरोजगार कर सकें या कुछ अपना छोटा मोटा काम कर सकें। यहाँ एक जिक्र करना चाहूँगी आपसे बाल विवाह से मुताल्लिक़। बाल विवाह में ना सिर्फ लड़कियाँ होती हैं बल्कि एक लड़का भी होता है। समाज में शिक्षा के बाद बहुत बदलाव हुआ है। कई बार लड़कियां ही नहीं, लड़के भी नहीं चाहते कि वो बाल विवाह को कंटिन्यू करें। तो आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया, क्या कभी कोई लड़का आया है ये कहने कि वो इस बाल विवाह को ख़त्म करना चाहता है या नहीं चाहता, या उसे इससे आज़ादी चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे पास लड़के लड़कियां दोनों आते हैं और हालांकि मैं फेमिनिस्ट हूँ लेकिन हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है उस बाल विवाह से निकलने का, ऐसा ना हो, लड़के के लिए स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, ऐसा ना हो कि आपने मुकलावा करके आप गौना करके ले आए हो, आप रह लिए उसके साथ और फिर आपको किसी और से कनेक्शन हो गया और फिर आप छोड़ना चाहते हो, तो उस बच्ची के साथ कहीं ना कहीं शोषण हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप किसी गलत इरादे से आए हो, तब मैं उस केस को नहीं लेती। अदरवाइज़ मैंने नाबालिग लड़कों के बाल विवाह रुकवाए भी हैं और निरस्त भी करवाए हैं। और हालांकि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, थोड़ा सा मेरा ये मानना, और इवन रिसर्चेस भी कहती हैं कि लड़कियां ज़्यादा बाल विवाह से प्रभावित होती हैं, लेकिन मेरा ये पूरा मानना है कि लड़के भी बाल विवाह से प्रभावित होते हैं और वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और बाल विवाह के खिलाफ जाकर कोर्ट में अपने आप को बाल विवाह से मुक्त करने में प्रयासरत भी हैं। और इसके तहत वो मेरे पास आते भी हैं, सलाह भी लेते हैं, बाल विवाह मुझसे निरस्त भी करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाल विवाह सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों के लिए भी एक दंश है और इसका पूरी तरह से खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बात का जिक्र करना चाहूँगी, कई प्रथाएं या कुप्रथाएं हैं जो सदियों से चली आई, लेकिन समय के साथ उनमें बदलाव हुआ और कई प्रथाएं हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, जो अब भारत में बिल्कुल भी नहीं हैं। बाल विवाह की और भी पहल कर रही है सरकार, की पूरी कोशिश होती है कि इस तरीके की कोई घटना ना हो। आपका क्या कहना है, आप किस तरीके से लोगों को अवेयर करती हैं और किस तरीके से उनके माता पिता को, चूँकि क्या होता है कि जो आज की जनरेशन है वो सब जानती है, वो उससे बचना चाह रही है, बचने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं वो परिवार उन्हीं में जकड़े हुए हैं। आप कैसे वक्त वक्त पे उनकी काउंसलिंग करती हैं और उन्हें समझाती हैं कि इस कुप्रथा को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए? देखिए, हम कम्युनिटी ओरिएंटेशन कैंप्स करते हैं जिसके तहत हम कानून की जानकारी तो देते ही हैं, लेकिन साथ में उनसे सवाल पूछते हैं कि आप बाल विवाह को अच्छा क्यों मानते हैं। जैसे बहुत सारे जवाब जो मुझे कम्युनिटी से मिलते हैं वो ये है कि हमारी पीढ़ियों से चलता आ रहा है, हम खुश रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, तो हमारे बच्चों के लिए भी यही सही है। तो उनको फिर समझाया जाता है कि देखिए, भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है, हम एक तरफ सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इवन हम ट्रेन, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, बसेस, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने विकास की तो अपना ली है, लेकिन जब बात बच्चियों की आ रही है तब हमने डबल स्टैंडर्ड अपना रखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, उसके अलावा उनका कहना है कल को छेड़छाड़ हो गई या लड़की भाग गई, मुंह काला कर गई या कुछ इस तरह की चीज़ हो गई, उसके साथ कोई गलत घटना हो गई, तो आप तो वापस आओगे नहीं। इस तरह के मुझे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, तो हम उनको जवाब देते हैं ये तो आप बाल विवाह कर भी दोगे, शादी हो भी जाएगी लड़की की, तो भी उसके साथ कुछ गलत होना होगा तो हो सकता है। तो इस बाल विवाह से हम बचा नहीं रहे हैं, हम दूसरी चीज़ों का सिर्फ भ्रम पाल रहे हैं कि हम बचा रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मौसर के बाल विवाह राजस्थान में होते हैं, मृत्यु भोज पे बाल विवाह कर दिए जाते हैं, 50-50, 60-60 बच्चों को एक साथ बाल विवाह की बलि चढ़ा दिया जाता है। घर, नाना ने, दादा ने, हर जगह के बच्चों को एक साथ बाल विवाह कर दिया जाता है। आटा साटा एक और प्रथा है, आमने सामने बच्चियों का
बच्चियों को ब्याह दिया जाता है, उसके कारण भी बाल विवाह बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये सब रूढ़ियाँ इतनी अंदर तक बसी हुई हैं कि लोग सोचते हैं यही हमारे लिए सही है। मैं ये नहीं कहती कि हमारी संस्कृति में कोई खराबी है, हमारी संस्कृति ने कभी किसी को शोषण करना नहीं सिखाया, और खासकर बेटियों को तो पूजे जाने का दर्जा दिया गया है। चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म में महिलाओं को पूजा गया है, महिलाओं को वरीयता दी गई है। लेकिन हमने जो बीच का जो समय आया उसमें हमने औरतों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति खराब कर दी और उसमें उनके अधिकारों का हनन कर दिया। तो हम जब ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो उनको समझाते हैं कि बाल विवाह किस तरह से आपके बच्चे का आज ही नहीं उसका भविष्य भी खराब कर देगा। आप जितना पैसा एक बाल विवाह में लगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं पैसा बच जाएगा, बड़ी के साथ छोटी का ब्याह हो जाएगा, लेकिन इस बीच 10 साल में जो आपके खर्चे होंगे, मृत्यु भोज पे अपने उसके ससुराल में कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा, कपड़े कराने पड़ेंगे, जेवर कराने पड़ेंगे, बहुत जो ये छोटा छोटा खर्चा मिलाकर जो बड़ा खर्चा आपका टोटल होगा वो बड़ा होगा। तो इस तरह के जब डिस्कशंस होते हैं तो लोगों को समझ आने लगता है। और सिर्फ यही नहीं, जो बच्चियां बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, हम कोशिश करते हैं उनके परिवार को उनके पक्ष में लाने के लिए, उनकी कम्युनिटी को उनके पक्ष में लाने के लिए, ताकि और फिर ससुराल वालों को भी काउंसलिंग करते हैं कि अगर बच्ची नहीं चाहती उस बाल विवाह को कंटिन्यू करना तो उसे सपोर्ट कीजिए। हमने बहुत सारे इस तरह से प्रयास करके, हालांकि एंड रिजल्ट हम कोर्ट से ही लेके आते हैं, कोर्ट से ही सारा लीगल अनलमेंट बाल विवाह शून्यकरण कराते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि रिहैबिलिटेशन हो, बच्चा वापस अपने कम्युनिटी में और अपने परिवार में पुनर्वासित हो। हम परिवार से अलग नहीं करना चाहते, हम समाज से बाल विवाह को अलग करना चाहते हैं। ये आपने एक बहुत ख़ास बात कही कि जो कुछ भी आप कार्य प्रणाली करती हैं वो कानून के दायरे में करती हैं, और कहा जाता है ना, जब एक महिला के लिए खड़ी होती है ना, बदलाव की आंधी तभी आती है। भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री साहिबा ने एक कदम उठाया बाल विवाह के विरोध में और आह्वान किया और पहल की ऐसे कानून को लाने की कि इसे जड़ से मिटा दिया जाए। कितना कारगर साबित होगा ये सब कुछ, और ये बदलाव कितना खास रहेगा देश के लिए? देखिए, समय समय पर कानून में बदलाव होते रहे हैं, कई योजनाएं भी आती रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। सिर्फ सरकार किसी कुप्रथा को ख़त्म नहीं कर सकती, या सिर्फ एनजीओज़ एक्टिविस्ट किसी कुप्रथा को ख़त्म नहीं कर सकते। हम सबको प्रशासन, सरकार, प्रशासन, एनजीओज़ और आम जन को मिलकर इसको ख़त्म करने की तरफ आगे बढ़ना होगा। मैं ये मानती हूँ कि अभी बाल विवाह जो आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं कि कम हो रहे हैं, मेरा मानना है अभी भी उतने ही हैं, कमी नहीं आई है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है वो ये हुई है कि बेटियां और इवन बेटे अब आवाज़ उठाने लगे हैं, अब विरोध करने लगे हैं। अगर उनका बाल विवाह होने वाला होता है तो वो प्रशासन को सूचित करते हैं कि हमें इस बाल विवाह से बचाइए, या हमें एनजीओज़ को सूचित करते हैं कि हमें इस बाल विवाह से बचाइए, या बाल विवाह हो चुका है तो हमें बाल विवाह नहीं रखना। इस तरह के स्टेटमेंट्स अब उनके विरोध करने लगे, आवाज़ मुखर करने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, क्योंकि जब युवा अपनी आवाज़ मुखर करता है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नई कहते हैं ना कि नई संहिता रचनी शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो अब आने वाली पीढ़ी होगी उसके लिए बाल विवाह मुक्त भारत की हम कल्पना कर सकते हैं, और उसके लिए सभी के प्रयास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि जो भारत सरकार की ये पहल है कि बाल विवाह मुक्त भारत, जिससे आप ख़ास तौर से जुड़ी हुई हैं, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, दोनों की यही कोशिश है कि न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरा देश इस कुप्रथा से बिल्कुल आज़ाद हो जाए और निजात पाले। इस मुहिम का हिस्सा होकर बाल विवाह मुक्त भारत का कैसा महसूस करती हैं और कितनी जिम्मेदारी है अभी भी? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा भूतकाल में लेके जाना चाहती हूँ। आज़ादी से पहले 1929 में शारदा एक्ट आया, और तब से हम बात कर रहे हैं कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए। यानी अंग्रेज़ों के ज़माने के समय से हमारे यहाँ जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने उस समय से कोशिश की। हालांकि उसमें उस दौरान सती प्रथा भी थी जो अब देखने को नहीं मिलती। तो वैसे ही अभी बाल विवाह
के लिए अभी बहुत सारे प्रयास करने बाकी हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे देश के बच्चे आज भी बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमको 2047 तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि बाल विवाह से बच्चे आज़ाद हों, या फिर क्रांति आज और अभी उठेगी? क्यों ना हम सभी प्रयासरत हों कि बाल विवाह को किताबों में दफन कर दिया जाए, बाल विवाह और बाल विवाह पीड़ित सिर्फ और सिर्फ किताबों में दिखाई दें और हम कहें वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ चाइल्ड मैरिज। जी बिल्कुल। इस वक्त बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जो आपका कार्यक्रम देख रहे होंगे, जो आपसे जान रहे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि ये कुप्रथा कितनी खतरनाक है और समाज में जिस तरह से फैली हुई है उसे मिटाने में हर एक शख्स की कितनी अहम जिम्मेदारी है? देखिए, मेरा ये मानना है कि बाल विवाह एक बहुत बड़ी भयावह बीमारी है। कोरोना से जिस तरह से हमने लड़ाई लड़ी, कोरोना के टाइम पे हमने प्रिकॉशंस रखे, 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर्स, वैसे ही बाल विवाह के लिए भी हमें प्रिकॉशन रखना है कि हमें बाल विवाह नहीं होने देना है। और कोरोना के टाइम जिस तरह से हमें वैक्सीन का इंतज़ार था, तो जब मैं बाल विवाह की बीमारी को देखती हूँ तो उसकी मुझे एकमात्र वैक्सीन दिखाई देती है बाल विवाह निरस्त यानी शून्यकरण। यानी ये बाल विवाह से पीड़ित बच्चों को एक तरह से जब बाल विवाह निरस्त की वैक्सीन पिलाई जाती है तो बच्चा बाल विवाह की बीमारी से दूर हो जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप भारत राष्ट्र को सही रूप में विकसित करना चाहते हो तो आपको अपने यहाँ की जितनी कुरीतियाँ हैं, जिसमें विशेषकर बाल विवाह, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी हम सही रूप में विकसित हो पाएंगे। और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, NGOs प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब आमजन को आगे आना होगा, बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, जाति पंचों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जाति पंच पंचायती करना इलीगल है, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी कि बाल विवाह न तो होने देंगे और जिनके बाल विवाह हो चुके हैं उनके बाल विवाह कैंसिल कराएंगे। हम जैसे भी लोग हैं आपकी मदद करने के लिए, और प्रशासन भी है, सरकार भी है आपके सहयोग करने के लिए, लेकिन पहली आवाज़ आपको मुखर करनी है। याद रखिए, बाल विवाह जब तक हमारे देश में रहेगा तब तक हम सही रूप में विकसित नहीं हो सकते। हम जो सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया तभी बनेगा जब हमारे देश के चिड़ा और चिड़ी यानी लड़का और लड़की, बेटा और बेटी बाल विवाह के दंश से, बाल विवाह की बेड़ियों से मुक्त हों। और इसके लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे, सभी को बाल विवाह को किताबों में दफन करना होगा। और वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ चाइल्ड मैरिज मैं सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं, और मुझे यकीन है कि अब जो आने वाला हमारा युग है वो बाल विवाह मुक्त होगा और सती प्रथा की तरह बाल विवाह भी हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और यही कोशिश है जो हर एक इंसान को करना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने लेवल पे जब आप शुरुआत करेंगे तभी बदलाव होगा। यहाँ आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, समाज सुधारिका जो आपकी अहम जिम्मेदारी है, जो शायद आपने अपने नाम उपनाम के साथ एक और उपनाम जोड़ लिया है कि मुझे इस समाज में बदलाव लाना है। बाल विवाह एक कुप्रथा है जिसको रोकने के लिए आप प्रयासरत हैं, और कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं? किस तरीके के केस आपके पास आते हैं? किस तरीके से बच्चे, बच्चियां या कई बार बड़ी महिलाएं भी इस तरीके की कोई परेशानी लेकर आती हैं? जो बदलाव कहीं ना कहीं समाज में होने चाहिए, जो बदल जाना चाहिए, वो किस तरीके के बदलाव हैं? देखिए, बाल विवाह के अलावा मैं मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हूँ। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिप्रेसिव हो जाते हैं, हम ज़िंदगी से हार जाते हैं, जबकि ज़िंदगी बहुत हमें जीने के बहुत सारे मौके देती है। हम एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये नहीं हुआ तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, फेलियर हो चुके हैं। तो इस तरह के बच्चे भी मेरे पास बहुत आते हैं, युवा बहुत आते हैं जो डिप्रेसिव होते हैं, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो उनके काउंसलिंग के लिए, थेरेपीज़ के लिए आते हैं। तो मेंटल हेल्थ को हम लोग अभी अच्छे से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी तक सिर्फ फिज़िकल हेल्थ, सर दुख रहा है, शरीर में दर्द है, उसको ही एड्रेस करते हैं, लेकिन अगर मन का दर्द है तो उसको निकालने की ज़रूरत है। और अपने आप को भी समझाने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में अगर एक बार आपने कड़वा घूंट पिया है
तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा घूंट भी कड़वा ही हो, तीसरा भी हो सकता है, चौथा। प्रयास करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको खुद प्रयास करना होगा। फिल्मों में होता है कि एक हीरो आएगा, हीरोइन आएगी, हीरो आएगा और वो आपको बचाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी के आप खुद हीरो हो। आप अपनी ज़िंदगी के हीरो बनिए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए, क्योंकि आपके पास सारी पावर्स हैं, बस कोशिश करने की ज़रूरत है। हो सकता है पहली कोशिश में ना हो, दूसरी कोशिश में ना हो, 10 बार 20 बार कोशिश कीजिए, 50 बार कोशिश कीजिए, 100 बार कोशिश कीजिए, 101वीं बार ज़रूर होगा। बिल्कुल ज़रूर होगा, और आप अपनी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकते हैं। अपने आप को किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी, चाहे आप किसी भी परेशानी में हैं, आप निकाल सकते हैं। तभी तो कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ एक बहुत अहम बात की है आपने, वो है मेंटल हेल्थ। इस वक्त अगर समाज के अंदर कई सर्वे हैं जिसमें दूसरी भयावह बीमारी के अंदर है कि मेंटल हेल्थ, जो लोग शायद दरकिनार कर देते हैं, पर वो कई बार इतनी हावी हो जाती है कि वो आपके जीवन को एक गलत राह पर ले जाती है। ना सिर्फ यूथ, बच्चे, बल्कि कई बड़ी आयु वर्ग के लोग भी इस तरीके की सोशल प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं। वो दर्द कहीं ना कहीं मन में छुपा होता है। कैसे आपको लगता है, चूँकि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और लोगों को समय समय पर सलाह देती हैं, किस तरीके से वो अपने उस दर्द से बाहर आ सकते हैं, और कैसे ना सिर्फ इसे एक बीमारी के तौर पर मानकर, दिमागी बीमारी, बल्कि एक आम बीमारी जैसे आपको जुकाम होता है, बुखार होता है, ऐसे ही मेंटल इशू भी हो सकते हैं, किस तरीके से वो उस तरह लें और अपनी सोच में बदलाव लाकर मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर हों? देखिए, हर सरदर्द बड़ा माइग्रेन नहीं होता। कभी कभी सरदर्द जैसे छोटा होता है, वैसे हर उदासी डिप्रेशन नहीं होती। उदास होना, खुश होना, ये हमारी जीवन का हिस्सा है, बिल्कुल जीवन का हिस्सा है। और मेरा ये मानना है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये मैं जनरली मेरी लड़कियों को भी सिखाती हूँ कि आपको एडजस्ट कहाँ तक करना है। हमारी एडजस्टमेंट की परिभाषा ही बदली हुई है। हम क्या करते हैं, वहाँ एडजस्ट करते हैं जहाँ हमें विरोध करना चाहिए जी। और वहाँ विरोध करते हैं जहाँ हमें एडजस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि आपके लिए आपको एडजस्टमेंट जीवन में करना पड़ेगा, चाहे आप पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हो। बिना एडजस्टमेंट के आप पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से नहीं चला सकते। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि एडजस्टमेंट कहाँ तक करना है। अपनी लक्ष्मण रेखा खींचिए कि मैं इस स्तर तक एडजस्ट करूँगी और इस स्तर के बाद जो बात होगी उसका मैं विरोध करूँगी। और जब मेंटल हेल्थ आपके कहीं ना कहीं जो आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं उससे कनेक्टेड हैं, तो जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ने लगेंगे तो आपकी चीज़ें अपने आप सुधरने लगेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा हर इंसान की एक सोल कनेक्टर एक्टिविटी होती है। मेरे लिए डांसिंग है, किसी और के लिए सिंगिंग हो सकता है, पेड़ पौधों को पानी पिलाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है। अपनी उस हॉबी में मी टाइम हफ्ते में ज़रूर दीजिए एक बार अपने आप को आप जब एक्सप्रेस करके बाहर निकालेंगे तो अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, वो बाहर आएगा। और जब वो बाहर आएगा तो वापस अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो पॉजिटिव जाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि जो आपकी सोल कनेक्टिव हॉबी है उसको कंटिन्यू कीजिए, मी टाइम दीजिए खुद को, ताकि ज़िंदगी को हम खुशहाल बना सकते हैं। खुशहाल बनाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। अपनी ज़िंदगी के हीरो हीरोइन खुद बनिए, अपनी फिल्म खुद लिखिए। और याद रखिए, अगर आपकी एंडिंग अच्छी नहीं है तो वो अभी इंटरवल है, एंड हमेशा अच्छा होगा। हैप्पी एंडिंग के लिए आपको वेट करना है, प्रयास करने हैं, और प्रयास के साथ साथ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना है। तो वो अगर आपने कर लिया तो आपकी हैप्पी एंडिंग होनी तय है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है, जिस तरीके से हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कही थी कि ज़िंदगी में हर तरीके के फेस आते हैं, लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, खुद को अहमियत दीजिए। आप खुद को अहमियत देंगे ना तो आपकी अहमियत खुद ब खुद बनती जाएगी। यहाँ मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कृति जी, आप वकील भी हैं, एडवोकेट हैं। आपने ये शिक्षा कानूनी इसीलिए ली ताकि आप लोगों को कानून की भी सही से जानकारी दे सकें। यहाँ मैं आपकी मुख्य मुहिम, जो बाल विवाह रोकने की ख़ास मुहिम है जिसके लिए आप जी जान से जुटी हुई हैं,
आप ये बताइए कि कैसे इसके तहत जो कानूनी प्रक्रिया है कि किस तरीके से उन लोगों को सज़ा होती है, अगर कोई बाल विवाह हो रहा है तो क्या एक्शन लिया जाता है, माता पिता पे कितनी सज़ा हो सकती है, या जो कार्यक्रम करवा रहे हैं विवाह स्थल है, चाहे वो डेकोरेशन वाला हो चाहे वो हलवाई हो, क्या वो भी सज़ा के प्रावधान में आते हैं? कानून की नज़र से बाल विवाह करवाने वाले लोग, क्या वहाँ पे मौजूद लोगों को क्या कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 3 तरीके से पूरा कार्यरत है। ये बाल विवाह की रोकथाम करता है, बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है और साथ में अपराधियों को सज़ा दिलवाता है। रोकथाम के लिए आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप एसडीएम को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप तहसीलदार को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिला कलेक्टर को भेज सकते हैं, इवन आप कोर्ट को भी खुली चिट्ठी भेज सकते हैं कि मेरा बाल विवाह हो रहा है या फलाने का बाल विवाह हो रहा है। एनजीओज को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भारत सरकार की हेल्पलाइन है 1098, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सारथी ट्रस्ट की हेल्पलाइन है 7891022224, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जिला बाल संरक्षण इकाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, बाल कल्याण समिति को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टीचर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा बाल विवाह हो रहा है और मुझे बचाइए। टीचर अपने आप संबंधित अधिकारी को इन्फॉर्म करेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, या आप पुलिस को सीधा 100 नंबर पर डायल कीजिए, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो आप वहाँ इन्फॉर्म कीजिए। तो इन्फॉर्मेशन की बहुत सारी जगह आपके लिए बनाई गई है कि आप कहीं से भी सूचना कर सकते हैं, चाहे खुद के लिए हो या किसी और को बचाने के लिए। ये जानकारी देने के बाद अगर माता पिता इसके अंदर मौजूद हुए, वो इस तरीके का बाल विवाह करा रहे हैं, तो कानून की नज़र में उन्हें क्या सज़ा हो सकती है? कानून की नज़र में वो गुनहगार हैं। बाल विवाह संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है। और अगर माता पिता ही नहीं, पंडित, हलवाई, फोटोग्राफर, इवन आप सोच रहे हैं कि चलो अपन तो जिम के आ जाते हैं, अपना क्या जा रहा है, अपन थोड़ी ना बाल विवाह करवा रहे हैं, तो आप जिम के आएंगे तो उसका भी बिल फटेगा। आप ये मत सोचिए कि आप गए हैं तो आप मौजूद थे, आपने बाल विवाह होने दिया तो आप उसके जिम्मेदार हैं। बाल विवाह करने वालों को अधिकतम 2 लाख तक 2 साल का कठोर कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना, जो कि कोर्ट डिसाइड करती है, या दोनों भी हो सकता है। बाल विवाह को संज्ञेय अपराध माना गया है, गैर जमानती अपराध है, यानी पुलिस थाने पे इसकी जमानत भी नहीं हो सकती है। तो जब किसी अपराध को संज्ञेय अपराध की दृष्टि से देखा जाता है तो ये अपराध उस लेवल पे है कि ये वो क्राइम है जो बच्चे को पूरी तरह से लील रहा है। तो कहीं ना कहीं जब किसी चीज़ को संज्ञेय अपराध में जोड़ा गया है तो आप सोच सकते हैं कि जब कोर्ट उसका फैसला सुनाती है तो वो उस मासूम को पहले देखती है, और जो क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल की तरह है, क्राइम किया है आपने तो आप क्राइम से बच नहीं सकते। जी बिल्कुल, तो इस तरीके के कानून प्रावधान हैं, इसलिए अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना हो रही है तो आप अवेयर रहें, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ आपसे एक बात जानना चाहेंगे कृति जी, जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, जब हम कोई शुरुआत कर रहे होते हैं, एक अलग जगा रहे होते हैं, वो कहते हैं ना कि वो शुरुआत का दौर तो बहुत धीमा होता है, लेकिन जब आपके उस काम को पूरी दुनिया में पहचान मिलती है तो संतुष्टि ही अलग बात होती है। खुशी से ज़्यादा संतुष्टि अहमियत रखती है। जब आपने ये पहल की, उसके बाद जब बीबीसी ने आपको 100 वर्ल्ड की जो टॉप 10 एक्टिविस्ट, 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में प्रभावशाली महिलाओं का दर्जा दिया, तब कैसा महसूस हुआ और कितनी खुशी महसूस हुई कि ना सिर्फ आपने प्रदेश का बल्कि देश का नाम रोशन किया और कई बच्चियों की ज़िंदगी बदल डाली? देखिए, मुझे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे कई पुरस्कार और कई अचीवमेंट्स मिल चुके हैं। बीबीसी ने मुझे 100 इंस्पिरेशनल विमेन में इंक्लूड किया, यूएसए की टेफ्ट मैगजीन ने मुझे टॉप 10 वर्ल्ड एक्टिविस्ट में इंक्लूड किया। उसके अलावा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ ह्यूमन राइट्स की स्थापना हुई, वहाँ से मुझे ग्लोबल ह्यूमन राइट्स चैम्पियन अवार्ड दिया गया। मैंने लंदन, कोलंबो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बॉलीवुड, हॉलीवुड के भी सेलिब्रिटीज़ ने मुझे अवार्ड्स दिए हैं, सम्मानित किया है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा अवार्ड वही है जब मैं एक एक बच्ची को बचाती हूँ और उनको शोषण मुक्ति दिला के उनकी ज़िंदगी में मुस्कान लाती हूँ।
मैं हमेशा से एक ही चीज़ महसूस करती हूँ कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन इन बच्चियों को बचाने के लिए उनकी कृति दीदी है। तो वो जो मेरा अवार्ड है, अचीवमेंट है, वो सबसे बड़ा है। जब मैंने एक एक बच्ची को बचा के उनकी ज़िंदगियाँ बदली हैं, वो शायद उसकी कोई उसकी बराबरी ही नहीं कर सकता। हालांकि मैं कंपटीशन एग्ज़ाम का सवाल भी हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल का ही मैं सबसे आसान जवाब हूँ कि बाल विवाह और शोषण की मुक्ति की मैं मुक्तिदाता छोरी हूँ। बहुत बढ़िया और बहुत खूब। यहाँ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। कहा जाता है ना कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, जब समाज के लिए कुछ कर रहे होते हैं, ना सिर्फ परिवार के लिए, तो वो महिला बहुत खुश होती है जिसने आपको जन्म दिया होता है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि की बात ये थी कि जैसे एक बच्ची को दुनिया में लाने के लिए उसे खासी मशक्क़त करनी पड़ी, जिसे जीवन देने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, वो आज समाज में ना सिर्फ खुद का बल्कि उनका नाम रोशन कर रही है, उन्हें एक पहचान दिला रही। तो जब आपकी माता जी ये सब देखती हैं, कैसा महसूस करती हैं? क्या कुछ अल्फाज रहे? वो बहुत, मुझे लगता है कि उनके संघर्षों का ही परिणाम है कि मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और उन सिर्फ जो मुझे मेरे अंदर जो विरोध करने की जो भावना है, चिंगारी है, या कह सकते हैं विरोध करने की जो सीख है, वो उनसे ही आई है। उन्होंने भी शोषण का विरोध करना सीखा है, और मैंने उन्हीं से ये सब चीज़ें सीखी है कि गलत को मत सहो और सही का साथ दो। और मुझे लगता है कि वो तो बहुत खुश होती हैं, उनको मेरे अचीवमेंट्स से बहुत नाज है, उनको बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन मुझे लगता है अभी मैंने बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे लगता है अभी मैंने सिर्फ शुरुआत की है। तो मैं समझती हूँ कि अभी मैं उस स्तर तक नहीं पहुँची हूँ। जिस दिन मैं बाल विवाह का खात्मा पूरी तरह से कर दूँगी, तब मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने कुछ हासिल किया है। अभी मैंने कुछ हासिल नहीं किया है, हालांकि उनके लिए मैं वो मुझे प्राउड फील करवाती हैं कि अपने रिश्तेदारों के बीच कि मेरी बेटी आज यहाँ पहुँच गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ ये ज़रूर कहेंगे कि आपके अंदर जो एक चिंगारी थी, जो शायद एक सही दिशा की वजह से समाज में एक नया बदलाव लेकर आ गई। कृति जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी हमारे देश की, हमारी जो दर्शकों की में जो महिलाएं हैं, जो बच्ची हैं, जो आपको देख रही हैं, कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर हो रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी उन्हें, कैसे वो अपने जीवन में बदलाव ला सकती हैं? देखिए, 15 साल से ज़्यादा हो चुका है मुझे काम करते हुए, और मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जब एक बच्ची जन्म लेती है तो वो अकेली नहीं जन्मती, उसके साथ जन्म लेता है जेंडर का डर। और फिर ये जेंडर का डर आपको कन्या भ्रूण हत्या में देखने को मिल जाता है, बाल विवाह में देखने को मिल जाता है, दहेज प्रथा में देखने को मिल जाता है, छेड़छाड़, यौन शोषण, हर तरह से अलग अलग रूप में आपको ये देखने को मिल जाता है। हर चीज़ की जो जड़ है ये जेंडर का डर है। जेंडर में ही अपने आप में, वो शब्द में ही डर छुपा हुआ है। तो मुझे लगता है अब जो माता पिता हैं उनको अपब्रिंगिंग के दौरान ही इस जेंडर के डर को मिटाना होगा, जेंडर के डर से सामना करना सिखाना होगा, और जेंडर के डर को मात देना सिखाना होगा। तभी हम जितनी सारी कुरीतियाँ हैं, जितने सारे मुद्दे हैं, उनको सही से डील कर पाएंगे। साथ में ये सिखाना होगा कि कहाँ एडजस्ट करना है और कहाँ विरोध करना है। एडजस्टमेंट भी ज़रूरी है और विरोध करना भी ज़रूरी है, पर हर जगह एडजस्ट नहीं किया जा सकता और हर जगह विरोध नहीं किया जा सकता। तो अपब्रिंगिंग से ही जब ये चीज़ें आएंगी तो आप यकीन मानिए कि वो जेंडर, महिलाओं का जेंडर जो शोषण सहता है, वो शोषण नहीं सहेगा, और वो जेंडर, पुरुषों का जेंडर जो शोषण करता है, वो शोषण नहीं करेगा, क्योंकि अपब्रिंगिंग से ही हम चीज़ों में बदलाव लाना शुरू करेंगे। तो अगर हमने शुरुआत से ही सब चीज़ें सही करनी शुरू कर दी, तो जो बीच का समय आएगा वो इतना खुशहाल होगा। आप विकसित राष्ट्र तभी कल्पना कर सकते हैं। विकसित राष्ट्र चांद पे जाने से नहीं आएगा, विकसित राष्ट्र तब आएगा जब तब बनेगा विकसित राष्ट्र जब राष्ट्र की एक एक महिला और इवन पुरुष शोषण मुक्त हों
और अपने शोषण मुक्त होकर अपने जीवन को उन्मुक्त बना सके। बहुत खूब। वो कहा जाता है ना कि कोशिश है आपकी कि इस सूरत को बदलें, और डेफिनेटली आप इस कोशिश में सफल भी होंगी और आपको कामयाबी भी मिलेगी जिस तरीके से आप काम कर रही हैं। यहाँ चूँकि वक्त तो चला है इजाज़त लेने का, आप जो दर्शक हैं आप किस तरीके से बाल विवाह के बारे में उन्हें कहना चाहेंगी और कानून की एक बार और जानकारी देना चाहेंगी, कैसे अवेयर रहने का कहेंगी, और कैसे उन बच्चियों को, चूँकि पूरी कोशिश सरकार की भी है कि इस तरीके की कोई कुप्रथा ना हो, इस तरीके की कोई भी घटना ना हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं आसपास हो रही है, क्या संदेश देना चाहेंगी उन्हें? देखिए, मेरा सभी से ये अपील है कि अगर कहीं बाल विवाह हो रहा है तो आप किसी भी सरकारी महकमे, खासकर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, इवन कोर्ट, एनजीओज, किसी को भी कांटेक्ट करके बाल विवाह की सूचना देकर उस बाल विवाह को रुकवा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर बाल विवाह हो चुका है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आपको बाल विवाह से मुक्ति दिलाने की बात करता है, यानी कि आप अगर नाबालिग अवस्था में है तब भी आपका बाल विवाह कैंसिल हो सकता है, और अगर आप बालिग होने के बाद आपको 2 साल तक का समय मिलता है जब आप अपना बाल विवाह कैंसिल करा सकते हैं। यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़े रहने की, शोषित होने की। आपको नाबालिग अवस्था में भी बाल विवाह कैंसिल कराने का अवसर है, और बालिग होने के 2 साल तक आपको बाल विवाह निरस्त करवाने का पूरा अवसर मिलता है। उसके अलावा ये भी जान लीजिए कि बाल विवाह संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है, तो जो भी इस बाल विवाह को कारित करेगा, और खासकर वो जाति पंच जो बाल विवाह को प्रोत्साहित करते हैं, वो भी ये दंडनीय अपराध है, संज्ञेय अपराध है। जो कोई बाल विवाह कारित करेगा उसको 2 साल का कठोर कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा, और इसका निर्धारण कोर्ट करती है। तो आप कोशिश कीजिए कि न तो बाल विवाह हो, न बाल विवाह होने देंगे, और जिनके बाल विवाह हो चुके हैं उनको बाल विवाह से मुक्ति दिलवाएंगे। याद रखिए, हम सब मिलकर ही बाल विवाह को पूरी तरह से जड़ से मिटा सकते हैं। जिस तरह से हमने सती प्रथा को किताबों में कैद कर दिया, उसी तरह से बाल विवाह को भी अब किताबों में कैद करने का समय है, और आज और अभी इसी समय क्रांति उठनी चाहिए और बाल विवाह को खत्म करने के प्रयास शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, यही कुछ कुप्रथाएं हैं जो कहीं ना कहीं बेड़ियां बनी हुई हैं, और आपको और हमें सबको कोशिश करना चाहिए, तभी सही मायनों में हम प्रगतिशील देश की श्रेणी में आएंगे। और ये जो कुप्रथाएं हमें कहीं ना कहीं बांध रही हैं, उन्हें जड़ से ख़त्म करना होगा। सरकार इसमें प्रयत्नशील है, लेकिन आपको और हमें अवेयर होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। कृति जी, आप यहाँ आई, आपके जीवन के अनछुए पहलुओं को जाना बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, और हम भी यही कोशिश करेंगे कि आपका जो ख्वाब है वो जल्दी से साकार हो जाए, और आप यूं ही देश की बेटियों की कृति दीदी बनी रहें और उनकी छोटी छोटी मुश्किलों को आसान करते रहें। चूँकि दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम धरती ध्योरारी और डीडी राजस्थान पर। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।